दिल्ली की चमचमाती गलियों में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा अपार्टमेंट था जहां रहते थे रमेश और उनकी पत्नी शांति। रमेश एक मध्यवर्गीय व्यापारी थे जो अपनी छोटी सी कपड़ों की दुकान से परिवार का गुजारा करते थे। उनकी इकलौती बेटी रिया अब शादी के बाद मुंबई में अपने ससुराल में रहती थी। रिया का विवाह हुए 2 साल बीत चुके थे। उसका पति रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिन रात अपने प्रोजेक्ट में डूबा रहता था। रोहन के पिता यानी रिया के ससुर श्री विश्वनाथ एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। उनकी बातों में अनुभव की गहराई और एक अजीब सी शांति थी जो सुनने वाले को अपने बांध लेती थी। विश्वनाथ का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। उनकी आवाज में सुकून था, लेकिन रिया को अपने ससुर के साथ रिश्ता हमेशा एक पहेली सा लगता था। वह उनका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन उनके बीच एक अनकही दूरी थी। विश्वनाथ ज्यादा बात नहीं करते थे और जब करते तो उनकी बातें गंभीर और विचारशील होती थी। रिया को लगता था कि वह कुछ छिपाते हैं, कोई ऐसी कहानी जो उनके दिल में दबा हुआ बोझ है। रिश्तों की शुरुआत जब रिया की शादी हुई थी तब विश्वनाथ ने उसे बहुत प्यार और सम्मान के साथ घर में स्वीकार किया था। वह रिया को अपनी बेटी की तरह मानते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। रिया ने कई बार सोचा कि वह इस उदासी का कारण पूछे, लेकिन हर बार हिम्मत नहीं जुटा पाई। रोहन से इस बारे में बात करने पर वह हंसकर टाल देता, पापा बस ऐसे ही हैं रिया। वह ज्यादा सोचते हैं। एक दिन दिल्ली से खबर आई कि रिया के माता पिता की तबीयत खराब हो गई है। रमेश को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और शांति की कमजोरी बढ़ रही थी। रिया और रोहन तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। विश्वनाथ भी उनके साथ जाने का फैसला किया, जो रिया को थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वह आमतौर पर लंबी यात्राओं से बचते थे। दिल्ली पहुंचने पर रमेश और शांति की हालत देखकर रिया की आंखें नम हो गई। विश्वनाथ ने बिना देर किए एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और दवाइयों का इंतजाम किया। उस रात जब सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, रिया ने देखा कि विश्वनाथ रमेश के साथ लिविंग रूम में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत में एक अजीब सा गहरापन था, जैसे दो पुराने दोस्त बरसों बाद मिले हों। रिया ने सोचा कि शायद यह ससुर और समधी का रिश्ता ही ऐसा है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद रमेश और शांति की तबीयत में सुधार होने लगा। एक शाम जब रिया किचन में कॉफी बना रही थी, विश्वनाथ अचानक वहां आए। उन्होंने रिया से कहा, बेटी क्या तुम मेरे साथ अपार्टमेंट की टेरेस पर थोड़ा टहलोगी? कुछ बात करनी है। रिया के मन में कई सवाल उठने लगे। वह चुपचाप उनके साथ टेरेस की ओर चल पड़ी। शहर की रोशनी दूर तक बिखरी थी और आसमान में तारों की चमक हल्की दिख रही थी। विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, रिया कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में दबाए रखने से बोझ बन जाती हैं।
मैं तुमसे एक ऐसी ही बात साझा करना चाहता हूँ। रिया ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विश्वनाथ ने अपनी कहानी शुरू की। बेटी, मैं और तुम्हारे पिता रमेश सिर्फ समधी नहीं हैं, हम कॉलेज के दोस्त थे। दिल्ली के एक कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे, साथ समय बिताते थे। हमारा रिश्ता इतना गहरा था कि लोग हमें भाई समझते थे। लेकिन एक घटना ने हमारी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। रिया स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके ससुर और पिता के बीच इतना पुराना रिश्ता हो सकता है। विश्वनाथ ने आगे बताया, जब हम कॉलेज में थे तब मैं और रमेश एक ही लड़की से प्यार करने लगे थे। वह थी तुम्हारी माँ शांति। शांति की सादगी और उसका हंसमुख स्वभाव हमें दोनों को पसंद था। लेकिन शांति का दिल रमेश के लिए धड़कता था। मैंने यह बात जानकर अपने आप को पीछे खींच लिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनकी खुशियाँ छिन जाएं। रिया की आंखें आश्चर्य और भावनाओं से भर गई। विश्वनाथ ने कहा, रमेश और शांति की शादी के बाद मैंने दिल्ली छोड़ दी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौजूदगी उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी लाए। मैं मुंबई चला गया, नौकरी शुरू की और फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक खालीपन रहा। विश्वनाथ की बातें सुनकर रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने पूछा, तो आपने कभी पापा या माँ को यह बात नहीं बताई? विश्वनाथ ने सिर हिलाया, नहीं बेटी, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे पुराने जख्म उनकी ज़िंदगी में कोई दर्द लाए। लेकिन जब तुम्हारी और रोहन की शादी हुई तो मुझे लगा कि शायद यह नियति का इशारा है। मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। लेकिन मेरे मन में हमेशा यह डर रहा कि कहीं मेरे पुराने जख्म तुम्हारे और रोहन के रिश्ते को प्रभावित न करें। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने विश्वनाथ के हाथों को थाम लिया और कहा, पिताजी, आपने जो किया वह बहुत बड़ा त्याग था। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। हम सब आपका परिवार हैं। आपकी उदासी, आपका दर्द हम सबका है। उस रात रिया ने रोहन को सारी बात बताई। रोहन भी हैरान था, लेकिन उसने अपने पिता के त्याग को सलाम किया। अगले दिन रिया ने अपने माता पिता और विश्वनाथ को एक साथ लिविंग रूम में बिठाया। उसने विश्वनाथ की कहानी रमेश और शांति को सुनाई। रमेश की आंखें नम हो गई। उन्होंने विश्वनाथ को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और मैं कुछ नहीं जान सका। आज से हम फिर वही पुराने दोस्त हैं। शांति ने भी विश्वनाथ का हाथ थामकर कहा, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अब कोई दूरी नहीं रहेगी। उस दिन के बाद रिया के ससुराल और मायके के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। विश्वनाथ की उदासी धीरे धीरे कम होने लगी। वह अब ज़्यादा हंसते थे, ज़्यादा बातें करते थे। रिया को लगता था कि जैसे उनके ससुर का दिल हल्का हो गया। कुछ महीनों बाद दिल्ली में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रमेश और शांति
विश्वनाथ ने मिलकर एक स्थानीय स्कूल के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई। यह लाइब्रेरी उनकी दोस्ती और उनके त्याग का प्रतीक थी। रिया और रोहन ने भी इसमें अपना योगदान दिया। रिया को अब अपने ससुर के साथ वह अनकही दूरी महसूस नहीं होती थी। वह समझ चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बल्कि दिल के भी होते हैं। विश्वनाथ की अनकही दास्तां ने न सिर्फ उनके परिवार को जोड़ा बल्कि रिया को यह सिखाया कि प्यार और त्याग की कोई सीमा नहीं होती।